हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। अगर आप इस बार पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, डेंटल या किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए मोस्ट वीवीआई साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में देखे गए हैं, तो आज हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड तक रहिएगा और बहुत ही मजे से आप इसका सॉल्यूशन करिएगा। चलिए, पहला सवाल जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है, टॉप मोस्ट बीबीआई एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है संभावित प्रश्न। पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल, पॉलिटेक्निक जिसको डिप्लोमा बोलते हैं, आईटीआई, इस सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है। और पहला सवाल जैसा, अच्छा ये पीसीबी तीनों को हम लेकर चल रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है। पहला सवाल कि कौन जो है वो पूर्ण स्तंभ परजीवी है। तो याद रखिएगा ये जो अमरवेल है ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है, ठीक है बच्चों। कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? अमरवेल। दूसरा सवाल जैसा कि स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिला है कि कौन जलीय बायोफाइट है। तो ये रिक्सिया फ्लूटेंस, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो का राइट आंसर बी हो गया। चलिए, तीसरा सवाल कि एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग डिनोट करते हैं के से, काइनेटिक एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एमबी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? हाफ एमबी स्क्वायर। तो एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा अगर ई मानी गई है तो इसका संवेग, संवेग देखिए हर चीज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, हर चीज से। संवेग बराबर पी बराबर फॉर्मूला होता है एमबी। संवेग पी बराबर क्या होता है? एमबी। यम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ई है तो इसका संवेग पी बराबर यानी एमबी बराबर क्या होगा? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कि √2me इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला जो प्रश्न है, चौथा सवाल, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों में से एक इसको माना जाता है और उम्मीद है कि यह प्रश्न आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल। चौथा सवाल कि किरचॉफ धारा नियम जो है किसके संरक्षण पर आधारित है। बेहतरीन सवाल, किरचॉफ धारा नियम जो है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो याद रखिएगा कि चौथा सवाल का राइट आंसर है बी। किसके संरक्षण पर आधारित है जी? आवेश संरक्षण के ऊपर ये आधारित है, ठीक है बच्चों। क्लियर है यहां तक? चलिए, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि भाई डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या है? तो याद रखिएगा डेसिबल जो है वो ध्वनि स्तर की एक माप है और ये बहुत बड़ी क्लास चलने वाली है, बहुत बड़ी क्लास होने वाली है और यहां से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं हम आपको यहां करवाएंगे और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू आकर वहीं पे रुके ताकि आपको लगे कि हाँ भाई यहां पर आपने कुछ अच्छा करा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान क्या होगा। छठा सवाल, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान, याद रखिएगा नमन कोण होता है 90 डिग्री, लेकिन ये पूछ रहा है नति कोण यानी याद रखिएगा 0 डिग्री। चलिए सातवें सवाल की ओर आते हैं। 6 का डी हो गया, सातवां, अच्छा ये 5 हो गया था ना, हाँ जी। सातवां सवाल, सातवां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय होना चाहिए जी, ठीक है। विद्युत चुंबकीय होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है पर कोई बात नहीं, आप संभाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो पराश्रव्य तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। क्या बच्चा? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? पराश्रव्य जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और अब आइए 8वें सवाल की ओर कि कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। बेहतरीन सवाल, कौन सी रंगहीन गैस जो है वो लेड एसीटेट को, ठीक है, लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। 8वां सवाल और राइट आंसर याद रखिएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाँ, हमारी टीम ने, जो हमारी इंटायर टीम है ड्रीम क्लासेस, इस बार हम लोग जो है वो पैरामेडिकल डिप्लोमा, पैरामेडिकल डेंटल और आईटीआई का टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी बैच शुरू हो चुका है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा जो इस तरह के सिंबल को डिनोट करता है। नीचे आपको ऐसे एक
आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, आप नीचे जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हर इंसान को खोलना आना चाहिए। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में एक ऐप है, ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस लाइव। एक ड्रीम क्लासेस होगा, एक ड्रीम क्लासेस लाइव। तो अगर आप ड्रीम क्लासेस लाइव वाले ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर आपको पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पारा मेडिकल डेंटल का एक टारगेट बैच मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन करके 6 महीने आप हमारे साथ पूरा लाइव पढ़ सकते हैं। टारगेट बैच है आपका, जो है इंट्रांस एकदम 100% क्लियर है। 5 से 6 टीचरों की टीम है, 6 महीने का वो कोर्स होगा, पूरा करवाया जाए। उसके बारे में और डिस्कस करेंगे बेहतरीन ढंग से। फिलहाल आप ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और आगे हम उसके ऊपर लंबा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा ये हो गया ना, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 9, 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 9 का क्या होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, मजा आ रहा होगा, आई होप आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी हो गया। भाई टारगेट बैच भी ड्रीम क्लासेस पे चलता है और फीस देखिएगा ना, शौक हो जाइएगा। जितना 1 महीना भी बहुत कम पड़ेगा, उतने में पूरा 6 महीने का बैच है। और वो भी क्या, रिकॉर्डेड कुछ नहीं, फुल्ली लाइव और पूरा अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर। वो हम करेंगे डिस्कस इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अगर करें कि अयस्क कॉपर पाइराइड का सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा। अयस्क कॉपर पाइराइड का सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 याद रखिएगा कि सर इसका जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा जो है अयस्क कॉपर पाइराइड का सांद्रण किया जाता है, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। 11वां सवाल, बहुत बेहतरीन प्रश्न। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा ये बायो, अब आपके मन में चल रहा है सर बायो क्यों आपने डाला। तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका पॉलिटेक्निक में भी काम देगा, पारामेडिकल में, लेकिन बायो जो है वो स्पेशली पारामेडिकल वाले बच्चों के लिए, इसलिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री ना डालकर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इस क्लास में याद रखा है। जैसा कि 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि पौधों में मादा जननांग के भाग का व्यवस्थित क्रम, ये भाग होना चाहिए जी, भागे नहीं होना चाहिए, भाग का व्यवस्थित क्रम क्या होना चाहिए। पौधों में जो मादा जननांग होता है ना, उसके भाग का व्यवस्थित क्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही बेहतरीन है और राइट आंसर जो होगा कि पहले वर्तिकाग्र होता है, फिर वर्तिका होता है, अंडाशय एवं पुष्पासन। लिखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11 का भी। स्थानिक जातियां क्या होती है, 12 नंबर क्वेश्चन, और डायरेक्टली आंसर हम करते हैं कि सर स्थानिक जातियां कहा जाता है कि वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब एक ही एरिया में पाया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में पाया नहीं जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं भाई, पौधे या जानवर कुछ भी हो, जंतु, वे पौधे और जंतु जो केवल एक ही विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं स्थानिक जातियां कहलाती है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलिए अगले पर बढ़ते हैं। 13वां नंबर सवाल की पौधों में होने वाली घटनाओं का क्रम बताइए, मिलान करिए। पौधों में होने वाली घटनाओं का क्रम, पहला है जाइलम अवशोषण, ठीक है, जो जाइलम का रखा गया है। खनिज अवशोषण फ्लोएम कहा गया है। जल परिवहन मूल रोम कहा गया है। और खनिज परिवहन जो है एपीब्लेमा, ठीक है। तो पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है पर फिर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। बिल्कुल मजा आ रहा होगा। टारगेट बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत कम फीस है। जितना आपको 1 महीने की फीस लग रही है ना, उसका भी कोना का कोना फीस लिया जा रहा है, वो भी पूरे 6 महीने के लिए, रिकॉर्डेड नहीं, फुल्ली लाइव, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क करिए कि भाई हमें सर टारगेट बैच आपका ज्वाइन करना है, पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और डिप्लोमा का। नया ऐप इसीलिए बना है 6200733858। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो बहुत बेहतरीन प्रश्नों में से एक कहा गया है कि निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या होना चाहिए। इसका जो है आपको IUPAC नाम तो सुना ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है। तो बताइए भाई इसका IUPAC नाम क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर और राइट आंसर होगा कि सर 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 का बी होगा। आइए, ठीक है, इसको क्या कहेंगे,
2-मेथॉक्सीप्रोपेन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसको नहीं आ रहा है वो बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करते चले। कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसको आप रट भी सकते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसको आप समझना जरूरी है, ये बात है। तो कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा क्या कहलाता है? कार्बन के बाद क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो SI, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा क्या होगा भाई? चलो क्लियर है 15 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, एक बार ऐप को इंस्टॉल करिए, हर चीज आपको वहां पे समझ में आएगा, हर चीज। 2 ऐप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वहां पे 2 ऐप है, एक ड्रीम क्लासेस, एक ड्रीम क्लासेस लाइव। नोटबुक के लिए ड्रीम क्लासेस, लाइव पढ़ने के लिए ड्रीम क्लासेस लाइव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? कौन सा विटामिन जो है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है? और 16 का राइट आंसर याद रखिएगा कि सर विटामिन डी जो है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। 16 का राइट आंसर भी। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है किस चीज में? पादप में, मोनेरा में, कवक में या प्रोटिस्टा में? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होना चाहिए? 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा भाई बच्चों की, इसको मोनेरा में सम्मिलित किया गया है। किसमें? मोनेरा में। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल कहता है, कह दो जरा इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन उत्तक है? बताइए जी, कौन जो है उत्तक है? और याद रखिएगा, मेहनत करिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कौन उत्तक है? 18वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। कौन उत्तक है भाई? खून, खून जो होता है, ब्लड जो होता है, ये हमारा उत्तक है। 18 का राइट आंसर सी। और 19वें सवाल की ओर रुख करते हैं कि अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम क्या है? अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन, FSH। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम FSH कहलाता है। चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। 20वां सवाल के हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस क्या है? तो याद रखिएगा बच्चा कि हिप्पोकैम्पस जो है एक मीन है। क्या है जी? मीन है। कॉपी में नोट करिए, हिप्पोकैम्पस क्या है जी? ये प्रीवियस ईयर्स पूछा गया है पैरामेडिकल और डिप्लोमा में। जी हाँ, बहुत। अगर आप कोई भी इंट्रांस देंगे तो ये सबसे गुजरना पड़ेगा आपको। हिप्पोकैम्पस क्या है? एक मीन है। यदि x1 लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो क्या होगा? x1 लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना जो वस्तु है x1, दर्पण है उत्तल, और लंबाई जो है वो x2 है। तो अब बताइए कि कौन बड़ा कौन छोटा? तो हमको पता है कि उत्तल दर्पण में सबको पता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब से छोटा होता है। तो x1 इज ग्रेटर देन x2। सिंपल सी बात है, नहीं? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मजा आ रहा है? आना भी चाहिए जी, आना भी चाहिए, मजा बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर। ये उष्मा है जी। उष्मा की SI इकाई क्या होगी? 22वां सवाल। और उष्मा का SI मात्रक जूल होता है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? माध्यम मतलब कुछ भी, ठीक है, कोई भी माध्यम हो सकता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? 23 नंबर सवाल। केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ना तो अनुदैर्घ्य ना तो अनुप्रस्थ। याद रखिएगा राइट आंसर ए होगा जी, केवल अनुदैर्घ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है आपसे
कि एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, और बहुत लाजवाब प्रश्न, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ होता है ना जी। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, एक एंगस्ट्रम की तो वैल्यू है 10⁻⁻10। तो आप ऐसा करिए ना, 10⁻⁻4 को, ठीक है, 10⁻⁻6 से, क्योंकि माइक्रोन है जी, ठीक है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, हाँ, 10⁻⁻6 से करिएगा तो ये 10⁻⁻10 मीटर होगा ना, और 10⁻⁻10 मीटर को 10⁻6 से गुना करिएगा तो 10 दीजिएगा, सॉरी, 10⁻10 से 10⁻6 से भाग दीजिएगा तो ये आपको 10 हाँ, राइट आंसर हो गया जी। 10-24 का राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ आगे बढ़े बच्चा, वेरी गुड। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है किसमें, 24 का राइट आंसर सी इज द, बिल्कुल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 नंबर सवाल पूछता है ध्वनि तरंगों की चाल। ध्वनि की चाल भाई इस्पात में अधिक होगा, निर्वात में चाल प्रकाश का अधिक होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां है ध्वनि, तो ध्वनि भाई याद रखिएगा कि परावर्तक सतह जितना मजबूत हो, आवाज उतना गूंजेगा, उतना टकराएगा। बीटा बी गैलेक्टोसाइटेज कीड़ा प्रोपगम तत्व के विघटन, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, फिर भी आई थिंक मेरे हिसाब से गैलेक्टोलाइसेज, ये गलत है जी, ऐसे ये लैक्टोज होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। खैर छोड़िए, इस पे थोड़ा सा रिटर्न जो टाइपिंग किया हुआ है थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक लग रहा है, तो जो मिस्टेक है उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। वर्णक मेलानिन किस अमीनो अम्ल से बनता है। अच्छा, अगर आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना है ना, एक बार कॉल जरूर करिएगा यहाँ पे या व्हाट्सअप करिएगा। इस बार अगर आपका रिजल्ट होने वाला है 12th में, इस बार या तो आप रिजल्ट, इस बार या तो आप 12th का एग्जाम देंगे, या तो आप दे चुके हैं, या पिछले साल भी दे चुके हैं, ठीक है। तो यहां से कॉल करके, और ड्रीम क्लासेस लाइव जो हमारा ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक दिखेगा, एक बार इंस्टॉल करिए और वहां से बैच ज्वाइन करने की कोशिश करिए खुद से भी, ठीक है। खुद से भी बाय नाउ करिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत ही सिंपल सा सब्सक्रिप्शन है, बोले तो गोलगप्पे की फीस है बस, जितना गोलगप्पा खाने में खर्च होता है ना 2-4 दिन में, उतने में हो जाएगा आपका 6 महीने की क्लास। वर्णक मेलानिन किस अमीनो अम्ल से बनता है, 27वां सवाल। वर्णक मेलानिन भाई टायरोसिन से बनता है, किससे बनता है, टायरोसिन। 27 का राइट आंसर डी, 6200733858। राहुल सर, ड्रीम क्लासेस सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछता है सवाल, 28वां सवाल पूछता है जी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन होता है। 28वां सवाल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व, ये होगा मोलिब्डेनम, जिसको MO से सूचित किया जाता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मोलिब्डेनम। कॉपी में नोट करिएगा, क्या होगा राइट आंसर, मोलिब्डेनम। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइएगा। पूछता है प्रश्न कि क्या होगा राइट आंसर, बताओ बच्चा क्या होगा। पूछता है प्रश्न, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, और 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो गैस्ट्रिक, ठीक है। ये आपका जो है आपका नहीं है। एक सेकंड, कुछ मोटिवेशनल शायरी हो जाए आपके सामने, ठीक है। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और
थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मैं आपको कह रहा हूं कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 29। गैस्ट्रिक्स, चलिए भोजन विषाण जिसको फूड पॉइजन बोलते हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 याद रखिएगा, मोरविलो वायरस, एंट अमीबा, एक्रस कैबिज। राइट आंसर जो होगा ए होगा जी, ठीक है। बोटुलिज्म, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 30 का राइट आंसर ये होगा। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, क्या होगा राइट आंसर? वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होता है, मॉन्स कहलाता है जी। क्या कहलाएगा? मॉन्स कहलाएगा बच्चा। बहुत बेहतरीन सवाल। वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, मॉन्स कहलाएगा, ठीक है। चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 पूछता है, प्रश्न पूछता है आपसे एग्जाम में। सवाल बड़ा लाजवाब है कि निम्न में से किसमें क्लोरोक्रियोरिन, ये गलत लिखा हुआ है जी, वर्णक पाया जाता है। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, क्लोरोक्रियोरिन वर्णक पाया जाता है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 किसमें पाया जाएगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा, अच्छा हाँ, एनिलिडा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो सही से देख लीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास रहता है? बताइएगा, किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास रहता है? क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर कि भाई एक बीज पत्री में इस तरह की घटनाएं घटती है। चावल का एक दाना उदाहरण है, तो याद रखिएगा कि चावल का एक दाना जो है वो उदाहरण है मोनोकॉटिलिडन्स। ये मोनोकॉटिलिडन्स, ये थोड़ा सा यहां पर भी देखिए, वैसे सही लग रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, मुझे ये पढ़ने में गलती हो गया था। मोनोकॉटिलिडन्स, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 35 की निम्न कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है? ठीक है, सेल्यूलोज, प्राकृतिक गैस, प्रोटीन एंड ग्लूकोज। कौन जो है वो समूह के अकॉर्डिंग अलग है, कोई इसका मतलब कोई मिलान ही नहीं है। याद रखिएगा कि ये भाई, ये सेल्यूलोज, प्रोटीन, ग्लूकोज सब बॉडी से रिलेटेड, ये प्राकृतिक गैस, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 35 का राइट आंसर बी हो गया, प्राकृतिक गैस। आइए 36 नंबर क्वेश्चन पूछता है आपसे, प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा जूम आउट कम कर दे अगर पूछता ही है तो। कौन सा तत्व पिग आयरन, जिसको हम बोलते हैं कच्चा लोहा, में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? पिग आयरन जो होता है ये होता है कच्चा लोहा, ठीक है। इसमें अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। कौन सा तत्व? क्वेश्चन नंबर 36 और राइट आंसर कार्बन। क्या होगा जी? कौन सा तत्व पिग आयरन यानी कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? कार्बन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37 कि लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइट ग्रुप में कुल कितने तत्व हैं? क्वेश्चन नंबर 37, लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइट ग्रुप में कुल कितने तत्व है? क्वेश्चन नंबर 37 याद रखिएगा कि लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइट, ठीक है, एक्टेनाइड ग्रुप में कुल 28 तत्व हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण अगर 4 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी मीटर पर इनवर्स 2 है, तो गति प्रारंभ करने के बाद 10 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? हालांकि ये तो आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जगह तो है नहीं, खैर कोई बात नहीं, आप इतना कर लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूं। बाकी जो आपका टारगेट बैच जो हुआ है ना पॉलिटेक्निक वाले में, उसमें बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पहले पढ़ाएंगे, फिर डाउट क्लास होगा, फिर टेस्ट लेंगे। हर टॉपिक पर ये हमारा टारगेट है। पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक वाला जो टारगेट बैच है जरूर ज्वाइन करिएगा। मुश्किल से 6 महीने में आपको हर महीने वही 60 70 80 रुपए आपको देना पड़ेगा हमको, बस हंसिए मत इतना ही फीस है इस बैच का, ठीक है। 6 महीने में लगभग वही 400 500 का बैच है ये, ठीक है। तो हंसना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 38 और राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा जी। 200 मीटर दौड़ेगा, बना के देख लीजिएगा। फिजिक्स का ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कि प्रकाश के किसी रंग का तरंग दैर्घ्य अगर 5800 एंगस्ट्रम, इसको क्या पढ़ेंगे, एंगस्ट्रम पढ़ते हैं, तो इसे नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे जी, नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे। जब आपको क्लास बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा तब देखिएगा। इसको 5800 को नैनो में करना है, डिवाइडेड बाई 10 होता है 580 nm। कौन सा, चलिए ठीक है। बाकी बेसिक से पढ़ना हो तो वो आपको आराम से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अभी तो बस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर 580 nm जो होता है वो 39 का राइट आंसर आई थिंक डी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और पूछता है प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्नों में से एक है ये क्वेश्चन नंबर 40। सवाल बड़ा लाजवाब है जी। कह रहा है कोई तारा पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है। कोई जो स्टार है, कोई तारा जो है वो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी दूरी का परिकलन किलोमीटर में करे। यदि प्रकाश का वेग हमें भी पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इसको, मैं आपको एक होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन दे रहा हूं। वैसे हालांकि इसका टिक मैं लगा दूंगा, पर इसको आप सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4.73 × 10⁻13 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपने पढ़ा ही होगा कि लाल रंग जो है वो स्ट्रोंसियम को डिनोट करता है और हरा रंग किसको, भाई हरा रंग बेरियम को डिनोट करता है। कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, बेहतरीन प्रश्न पूछता है। दिया सलाई में प्रयुक्त प्रश्न याद रखिएगा कि दिया सलाई में लाल फास्फोरस होता है जी, तभी तो वो जलता है, ठीक है। लाल फास्फोरस जो है वो जलने में बड़ी सहायता करता है, ठीक है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। और हाँ, 12th का लाइव बैच भी शुरू हो चुका है इसी ऐप के ऊपर, ड्रीम क्लासेस लाइव, सब लाइव, ठीक है। आप जो भी पढ़िएगा सब लाइव। और हाँ, लाइव की क्वालिटी इतनी रहेगी जितनी आप ये वीडियो देख रहे हो, यानी फुल HD विथ पैनल, फुल HD लाइव, ठीक है। तो आप 12th का भी बैच आपके भाई बहन जो भी हैं ज्वाइन कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस लाइव ऐप के ऊपर। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 43 क्वेश्चन नंबर, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 43 और राइट आंसर होगा, ठीक है, फाइलेलियम गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, फाइलेलियम होना चाहिए, नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। 43 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। इसको थोड़ा सा एक बार देखिएगा, थोड़ा सा जो है ना कैसे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सवाल बड़ा बढ़िया है जी। 44 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन, दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख तो रहा होगा, हाँ ठीक है। चलिए जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेते हैं, नहीं, हाँ नाउ ओके, बिल्कुल। अब देखो बहुत बढ़िया, कार्बन यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। सवाल बड़ा लाजवाब है और याद रखिएगा कि कार्बन यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को जो कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, क्रिया जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा किण्वन। कौन सी क्रिया है जी, किण्वन। कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल किसका मिश्रण होता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन कि कार और मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला जो पेट्रोल होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा कि सर वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है जी। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ जो होगा वो सर टेट्रा एथिल लेड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, एकदम क्लियर करते चलिएगा, ठीक है, एक भी उधार रखना नहीं है। प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अपघटित होता है। प्रोटीन जो है
वो मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल को जो है वो अपघटित करता है या अपघटित होता है, जो भी एक ही बात है। 47 याद रखिएगा कि सर ये जो है ये पेप्सिन होगा, राइट आंसर। पेप्सिन प्रोटीन जो है वो मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति, यानी किसकी, प्रोटीन मानव शरीर में पेप्सिन, किसका, पेप्सिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल अपघटित करता है या होता है। चलिए 47 हो गया, क्लियर है। 47 का राइट आंसर सी। 48 बहुत बेहतरीन सवाल कि परमाणु भार की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा परमाणु भार की इकाई ग्राम होगा, कोई डाउट नहीं है। दवा बनाने के काम कौन आएगा जी, तो दवा बनाने का काम आता है बेंजोइक अम्ल, क्लियर है। दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। री विलियन का एक सेकंड, ये क्या है री, अच्छा कोई होगा, मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं इस वर्ड के बारे में। री विलियन का पीएच मान, आई थिंक विलियन का पीएच मान क्या होना चाहिए, 50 री विलियन। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया कम लग रहा है, पता नहीं क्या है ये री। ब्लड होता तो चलो ठीक था, कोई बात नहीं, चलो बीच बीच में मिस्टेक्स। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से उपग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 51 नंबर सवाल, और मैं एक एक प्रश्न को पढ़ नहीं सकता इतना, तो आप समझ सकते हैं कि सीधे आंसर आते हैं कि इनमें से उपग्रहों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 51 नंबर क्वेश्चन, और सीधे सीधे मैं कहूंगा कि भू अस्थायी उपग्रह भू मध्यवर्ती तल से आरंभ किए जाते हैं। राइट आंसर 51 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, 51 का क्या होगा, 51 का बी होगा। 52, यदि m द्रव्यमान का एक ब्लॉक 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से स्प्रिंग पर गिराया जाता है तो स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर तक संपीड़ित हो जाती है। यदि स्प्रिंग का बल नियतांक 980 न्यूटन प्रति मीटर है तो ब्लॉक का द्रव्यमान कितने किलोग्राम के बराबर होगा। और ये आपका दूसरा होमवर्क, ठीक है, मैं एक बार सॉल्व जरूर करूंगा आपके कोर्स में, ठीक है, जो मैंने आपका कोर्स लॉन्च किया है ना, टारगेट बैच फॉर आपका। अच्छा एक बात और, एनडीए का भी टारगेट बैच चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। एनडीए और पारामेडिकल डिप्लोमा, आईटीआई, पारामेडिकल डेंटल, सबका टारगेट बैच, फीस बहुत कम है, फायदा उठाइए, अभी ऑफर है, फेस्टिवल ऑफर है, तो फायदा उठाइए इस चीज का। तो 52 नंबर ये होमवर्क भी हो गया, लेकिन भाई होमवर्क है फिर भी मुझे आंसर बताना है। 2 किलोग्राम का हो जाएगा ये जी, ठीक है। ब्लॉक का द्रव्यमान मास जो होगा वो 2 kg का होगा। 52 हो गया, रेडी फॉर द एक सेकेंड, 52 नहीं 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 गलत है लग रहा है, ये 2 kg का नहीं होगा, सॉरी माफी चाहते हैं, 1 kg का होगा, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व करिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है अगर आपने फिजिक्स का बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा होगा। आइए फिर से एक होमवर्क। 2 किलोग्राम का एक कण 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से 10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और इसकी चाल 3 मीटर की दर से बढ़ रही है, तो कण के द्वारा कार्यरत बल कितना न्यूटन का बल लगाएगा भाई। ये क्वेश्चन नंबर 53। 3 होमवर्क आपको हो चुका है, और ये याद रखिएगा कि 5 न्यूटन का बल लगेगा। कितने क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, क्योंकि ताकि ये बैच जो है, ये क्लास जो है लंबा ना हो सके, इसलिए हमने आपको 3 प्रश्न आपको रख दिया है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 54वां सवाल, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय नियम के ऊपर कार्य करेगा जी। रॉकेट किसके ऊपर कार्य करेगा, न्यूटन का तृतीय नियम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 55, प्रकाश वर्ष भाई दूरी का मात्रक है, लंबी दूरी के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है, जो दूरी का मात्रक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 56 नंबर सवाल पूछता है प्रश्न बने या नहीं, लेकिन आपसे पूछता है कि कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। कौन चीज किससे प्रभावित, किससे भाई, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे। प्रकाश वर्ष, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। 56 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा,
कि भाई कोयला से जो बनेगा वो आपका ताप ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 56 का राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसमें टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो डाउट है इस पर क्या डिस्कस करना, जो पहले से ही डाउट है ये। 58 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में सैटेलाइट जो उपग्रह होता है इसका क्या है भाई? 58 नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित प्रश्नों का ये लिस्ट है भाई। निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह जो होता है इसका काम क्या है भाई? तो याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है भाई? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, लाजवाब प्रश्न है जी। एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण जो है पलवन होती है? पलवन मतलब तैरना होता है। जैसे देखते हैं कि एक सुई या पिन जो है जो जल के पृष्ठ पर किसके कारण, अच्छा ये सही है, हाँ ठीक ही होगा। चलिए बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 59। हालांकि वो जो, चलिए थोड़ा सा इस पे मुझे डाउट लग रहा है, पल्लवन ठीक है, तैरती है एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण पलवन होती है? सुई तो डूब जाएगी जी, वो जो चौड़ा जिसका वॉल्यूम जिसका ज्यादा रहता है ना आयतन, जैसे कढ़ाई वगैरह हो गया, वो ज्यादा पलवन करता है, पर फिर भी सरफेस टेंशन ही होना चाहिए, पृष्ठ तनाव। चलिए इस पर देखेंगे, थोड़ा सा हमारा ध्यान रहेगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती, इस पर हम ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है, हल्का सा मुझे डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात, हमें भी पता है निर्वात एक ऐसी जगह जहां हवा का भी आगमन नहीं होता है, निर्वात कहलाते हैं। चलिए, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 61, याद रखिएगा कि अग्निशामक वस्त्र जो है, ठीक है, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। 61 का बी, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबको पता है, पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे कम होता है, ओहो, लोहा, चांदी, तांबा, ये पारद, स्वर्ण है, सॉरी लोहा तो है नहीं। आई थिंक ज्यादा होने, जो चदरा होता है ना ये तुरंत गल जाएगा, कम इसका होता है नहीं, हाँ कम पूछ रहा है, ज्यादा नहीं पूछ रहा है। चलिए, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, केमिस्ट्री आ गया है आपके सामने कि जल गैस जिसको संश्लेषित गैस कहते हैं कि मुख्य घटक जिसे मेथनॉल के संश्लेषण व हाइड्रोकार्बन के निर्माण में उपयोग में लाते हैं वो क्या होगा भाई? 63, तो याद रखिएगा वो CO प्लस H2 का मिश्रण होगा, ठीक है, CO प्लस H2 का मिश्रण। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम, क्वेश्चन नंबर 64, और हाइड्रोजन बम जो है वो आयनिक संश्लेषण अभिक्रिया, अनियंत्रित, हाँ अनियंत्रित होना चाहिए, हाइड्रोजन बम है ना जी, ठीक है ठीक है, हाँ अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ये थोड़ा सा जो है ना, पता नहीं टाइपिंग इधर उधर हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संश्लेषण अभिक्रिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है, गलती जब तक करे नहीं मजा नहीं आता है, और जब तक गलती करे नहीं सीखता ही नहीं है कुछ नया चीज। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस में कौन सा है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, बहुत जरूरी है, मैं 3 बार बोल चुका हूं। टारगेट बैच 4, एनडीए का भी टारगेट बैच चल रहा है हमारे ऐप के ऊपर, 10th 12th तो ऐसे भी चलता है, मुझे बताने की जरूरत। डिप्लोमा, ठीक है, पारामेडिकल, पारामेडिकल डिप्लोमा को ही पीई बोला जाता है, पीई पीएम, और एक होता है पीएमडी पारामेडिकल डेंटल, और एक होता है आईटीआई। सबका बैच शुरू है जी, कोई भी ज्वाइन करिए, सबके लिए शुरू है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? पूछना ही नहीं है भाई, ये तो इसी के लिए तो ही है ही ये
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 66 कहता है प्रश्न कि कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं कह रहे होंगे सर सुना क्या है, पिया भी है मैंने। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? 66वां सवाल याद रखिएगा, फॉस्फेरिक अम्ल के कारण। जीवाणु में ये फिम्त्री, ये गलत है, मुझे सही नहीं लग रहा ये। चलिए ये सही नहीं लग रहा, ये वर्ड मुझे सही नहीं है, फिम्त्री। देखिए इसके बारे में भी मुझे आइडिया नहीं, पीछे भी एक क्वेश्चन जिसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। जो आइडिया नहीं है मैं उस प्रश्न पे ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, पर फिर भी चलिए जो इसका आंसर होना चाहिए मैं बस टिक लगा देता हूँ, मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। जिस प्रश्न के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज हो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करता हूँ। और वैसे ही पता है कि बायो मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ही पता है, आप हमारे साथ इतने टाइम से पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 68 कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसके द्वारा निर्मित होती है? 68 नंबर सवाल। तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, ग्लैक्टन तथा मैनन द्वारा निर्मित होती है। 68 का राइट आंसर है। 69 बेहतरीन सवाल है, ये पूछता है, इस तरह के प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में, अच्छा ये हो चुका है ना जी 68 का। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो याद रखिएगा कि 69 का राइट आंसर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए 70 नंबर प्रश्न। ठीक है, पीड़कनाशियों से प्रदूषण झील में पीड़कनाशी का स्तर सबसे अधिक किस में होगा? पीड़कनाशियों से प्रदूषित झील में पीड़कनाशी का स्तर सबसे अधिक किस में होगा? तो 70 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कि जल पक्षियों में सर्वाधिक होता है। और भारत में अधिकतम जैव विविधता कहां देखी जाती है? तो ये भी याद रखिएगा कि सर भारत में पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाटों में जैव विविधता की अधिकता देखी गई है। 71 का राइट आंसर डी हो चुका है। और 72 की ओर अगर हम रुख करें तो 72 पूछता है प्रश्न की कॉर्क एधा का उद्गम क्या होता है? तो कॉर्क एधा का उद्गम जो होता है वो होता है बलकुट के बाहर की कोशिकाओं से। ठीक है, ये उद्गम नहीं होना चाहिए, उत्पादन होता है। ठीक है, गलत गलत वर्ड यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको सही कर रहे हैं। शकरकंद किसके समजात होता है? शकरकंद जो है वो किसके समजात होता है? तो याद रखिएगा 73 कि शकरकंद जो होता है वो सलजम के समजात होता है। 74 कि पुष्पन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी फाइटोक्रोम कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कि भाई ये पत्तियों में पाए जाने वाले एंजाइम कहलाते हैं, होते हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन, हरे पादपों में बोरोन सहायक कार्य करता है? तो याद रखिएगा हरे पादपों में शर्करा स्थानांतरण में जो है ये बोरोन कार्य करता है। तो आप हमारे साथ, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ टारगेट बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। डिप्लोमा, पारामेडिकल, NDA, डिफेंस, सबका बैच। और हाँ, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस फॉर बैंकिंग, SSC, रेलवे बैच शुरू है जी। ठीक है, और हाँ सबसे बड़ी बात, जो भी बैच इस बार लाए ना फुल्ली लाइव है, रिकॉर्डेड कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप जुड़िए हमारे साथ और एक बहुत चाव से आप हमारे साथ पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। और बेस्ट ऑफ लक कि भाई रिजल्ट आपका बढ़िया गया हो और आप बिल्कुल ऐसे लगे रहे। ओके बच्चों, टेक केयर।